तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा व्यक्ति था जो इतना गरीब था कि अपनी टीनेज में वो मरे हुए लोगों की ग्रेव से टूमस्टोन चुराता था, जिसे अपनी कॉलेज की डिग्री सिर्फ इसलिए बीच में छोड़नी पड़ी क्योंकि उसके पास अपनी फीस भरने के पैसे नहीं थे, वो बाद में इतना अमीर बन जाता है कि अपने पीक पे वो 3,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ एक वीक में कमा लेता था। वो व्यक्ति जिसके जीवन की शुरुआत छोटे मोटे लॉटरी स्कैम्स, एग्जाम पेपर स्कैम्स और गाड़ियां चुराने से होती हैं, वो बाद में इतना अमीर बन जाता है कि हर महीने 2 लाख रुपए तो सिर्फ नोटों को बांधने के लिए रबर बैंड्स पर उड़ा देता था और उसका 8,000 करोड़ का कैश तो हर साल चूहे ही खा जाते थे। हेलो एवरीवन, तो ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने कुछ नहीं से मल्टी बिलियन डॉलर्स का एम्पायर खड़ा किया। नाम है पाब्लो एस्कोबार। एक व्यक्ति जिसने ड्रग्स स्मगल किए इवन अमेरिका के बड़े बड़े शहरों तक। उसने पुलिस को खरीदा, पॉलिटिशियंस को खरीदा और जो नहीं माना, चाहे पुलिस हो या ड्रग माफिया, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा। और एक टाइम ऐसा भी आया जब इसने अपनी कंट्री कोलंबिया का 10 बिलियन डॉलर्स का डेट भी खुद भरने की बात रखी थी। फिर भी कुछ लोगों के लिए वो एक शैतान था, द ड्रग लॉर्ड ऑफ मेडेलिन कार्टेल, डॉन पाब्लो। वहीं कुछ लोगों के लिए वो एक मसीहा था, द रॉबिन हुड। पर आखिर क्या था उसका असली चेहरा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। द बॉय हु बिकेम द किंग ऑफ कोकेन। तारीख थी 1 दिसंबर 1949, जब कोलंबिया देश की एक सिटी रियो नेग्रो में एक गरीब किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका पिता एक गरीब किसान था और जिसकी माँ एक स्कूल में टीचर थी। उसका नाम था पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया। और उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि गरीब परिवार में जन्मा ये बच्चा एक दिन पूरे वर्ल्ड के 80% कोकेन ट्रेड को कंट्रोल करेगा और फोर्ब्स की बिलियनियर्स की लिस्ट में लगातार 7 सालों तक 1987 से 1993 तक, जब तक वो जीवित रहा, अपना नाम दर्ज कराएगा और अपनी पीक पे 30 बिलियन डॉलर्स के साथ वर्ल्ड का 7th रिचेस्ट मैन तक बन जाएगा। और इसी गरीबी ने पाब्लो के अंदर संपत्ति और सत्ता को पाने की इच्छा जगाई। तो पाब्लो की कहानी शुरू होती है जब स्कूल खत्म करके एक लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है, इस सपने के साथ कि मैं एक बड़ा क्रिमिनल लॉयर और पॉलिटिशियन बनूंगा, क्योंकि इवेंचुअली उसे कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनना था। पर उसे कॉलेज के बीच में ही ड्रॉप आउट लेना पड़ा, फीस भरने के पैसे ना होने की वजह से। पर यहाँ पाब्लो की कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ से तो उसकी कहानी शुरू होती है। तो टीनेजर पाब्लो ने मरे हुए लोगों की ग्रेव से टूमस्टोन चुराकर बेचना स्टार्ट किया, फेक डिप्लोमा बनाए और धीरे धीरे उसने कार चुराना भी स्टार्ट कर दिया। आगे चल के 1974 में फर्स्ट टाइम वो अरेस्ट हुआ, पर वो इतना चालाक और शैतान था कि समहाउ पुलिस ने उसे छोड़ दिया टेक्निकल कारणों की वजह से। फिर मार्च 1976 में 27 साल का पाब्लो 15 साल की मारिया विक्टोरिया हनाओ से शादी करता है। हनाओ के पेरेंट्स पाब्लो को कभी पसंद नहीं करते थे, बट समहाउ दोनों की शादी हुई और 2 बच्चे भी हुए, एक लड़का जुआन पाब्लो और एक लड़की मानुएला। और स्टोरी यहाँ से और इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि जहाँ ज्यादातर क्रिमिनल छोटा सोच रहे थे, वहीं पाब्लो एक मास्टरमाइंड सीईओ की तरह सोच रहा था, क्योंकि सेम इसी साल 1976 में पाब्लो जॉर्ज लुइस ओका और कार्लोस लेदर के साथ मिलकर वर्ल्ड के सबसे खतरनाक कार्टेल मेडेलिन ड्रग कार्टेल की स्थापना करता है, जिस कार्टेल ने अगले कुछ ही सालों में 420 मिलियन हर हफ्ते में कमाना शुरू कर दिया था कोकेन बेच के। आसान शब्दों में कहूँ तो पाब्लो का कार्टेल जितने पैसे एक हफ्ते में कमाता था, उतना ज्यादातर फॉर्च्यून 500 कंपनीज तो एक साल में भी नहीं कमा पाती थी। पाब्लो के पास इतना ज्यादा कैश आ गया था कि उसका 10% कैश तो हर साल चूहे ही खा जाते थे, जिसकी कीमत 2.1 बिलियन डॉलर्स थी और करीब करीब $1000 तो हर हफ्ते सिर्फ नोटों को बांधने के लिए रबर बैंड्स पर खर्च हो जाते थे। पर पाब्लो को सिर्फ पैसों से मतलब नहीं था, उसको तो कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनना था। तो फिर उसने कोलंबिया के गरीब लोगों के लिए काम करना स्टार्ट किया। व्हेन अ क्रिमिनल बिल्ड्स अ सिटी। जरा इमेजिन करो कि तुम्हें अपने परिवार के साथ एक कूड़े के ढेर के ऊपर रहना पड़ रहा है, जहाँ पर ना पानी आता है, ना बिजली आती है और ना ही ये उम्मीद कि अच्छे दिन आएंगे। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। यही सेम चीज आप इंडिया में दिल्ली के ओखला सीमापुरी एरिया में भी कूड़े के पहाड़ के रूप में देख सकते हैं। तो ऐसे समय पे आप ही सोचिए कि एक दिन एक आदमी आए और कहे कि मैं आपके लिए घर बनाऊंगा, पानी दूंगा, बिजली दूंगा और वो सब सुविधाएं दूंगा जो आपको अभी तक नहीं मिली, वो भी बिल्कुल फ्री में। साउंड्स लाइक अ ड्रीम, राइट? वेल, मेडेलिन शहर के उन 12,700 लोगों के लिए ये एक सपना नहीं था, ये था पाब्लो एस्कोबार। तो हुआ ये कि पाब्लो ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था मेडेलिन सिन तुगुरियोस। इसका मतलब था झुग्गी मुक्त मेडेलिन। उसने 2800 घर
बनवाए सारी बेसिक सुविधाओं के साथ और उसे फ्री में लोगों को बांट दिए जैसे उसने प्रॉमिस किया था। बट उसने सिर्फ घर ही नहीं बनाए, उसने हॉस्पिटल बनवाए जहाँ बीमार बच्चों का फ्री में इलाज होता था। उसने फुटबॉल स्टेडियम्स बनवाए जहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल सकें गुंडागर्दी में जाने की बजाय। उसने इवन स्कूल्स भी बनवाए और टीचर्स को भी हायर करा। और एक चीज जो आपको शॉक कर देगी कि पाब्लो ने लगभग 100 नेबरहुड कमिटीज बनाई जो कि शैडो गवर्नमेंट की तरह काम करती थी और असली सरकार से भी ज्यादा इफेक्टिव थी। और इसी का परिणाम था कि 1982 में एक मिरेकल हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कोलंबिया कि एक ड्रग डीलर, एक क्रिमिनल कोलंबियन कांग्रेस का चुनाव जीत गया। मेदेलिन के लोगों ने ना सिर्फ पाब्लो को स्वीकार किया बल्कि अपना वोट देके उसे चुनाव भी जिताया। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट जहां सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देती थी वहीं पाब्लो ने गरीबी हटा के दिखाई। पर एक सवाल आज भी कोलंबिया के लोगों को डराता है कि क्या पाब्लो को सच में गरीब लोगों की चिंता थी या फिर उसने ये सब काम इसलिए किए ताकि वो लोगों की लॉयल्टी खरीद सके और पावर में आ सके ताकि उसे स्टेट प्रोटेक्शन मिल जाए। पर आप सोचिए कि अगर आपको कोई घर बना के दे, आपके बच्चों के इलाज के लिए फ्री हॉस्पिटल्स बनवाए और आपको वो सारी सुविधाएं दे जो आज तक सरकार ने आपको कभी नहीं दी, तो आप किसको चुनेंगे, सरकार को या उस आदमी को जिसने इतना सब कुछ किया। और ये जगह मेदेलिन कोलंबिया में बार्रियो पाब्लो एस्कोबार के नाम से आज भी एग्जिस्ट करती है, जहाँ आज भी लोग रहते हैं और पाब्लो को अपना मसीहा मानते हैं। पर हर चीज की एक कीमत होती है, कोई भी किसी के लिए कुछ भी काम फ्री में नहीं करता, स्पेशली अगर वो व्यक्ति पाब्लो एस्कोबार जैसा ड्रग लॉर्ड हो। द प्राइस ऑफ पैराडाइज। पाब्लो एक सिंपल फिलॉसफी में मानता था कॉल्ड प्लाता ओ प्लोमो, यानी सिल्वर और लेड। मतलब या तो उसकी ब्राइब्स एक्सेप्ट करो या फिर मरो। और अगर कोई दोनों ऑप्शंस को मना कर दे तो पाब्लो खुद उसके लिए ऑप्शन चुनता था। और वो कितना भयानक था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाओ कि एक डेटा के अकॉर्डिंग पाब्लो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था 4000 से 5000 लोगों की हत्या के लिए। पर ये तो बस शुरुआत थी। 500 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को तो उसने मरवाया, प्रॉपर उनके ऊपर बाउंटी प्राइस रखकर जैसे कोई हंटिंग का गेम हो। और जब तक वो पॉलिटिक्स में था उसने कोलंबियन मिनिस्टर ऑफ जस्टिस रोड्रिगो लारा बोनिला का असैसिनेशन करवा दिया क्योंकि वो उसके ड्रग कार्टेल को एक्सपोज कर रहा था। उसने एक प्रोमिनेंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लुइस कार्लोस गालान का भी मर्डर करवा दिया था क्योंकि वो पाब्लो के ड्रग एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा था। और इसी वजह से बाद में उसे पॉलिटिक्स से भी निकाल दिया गया। पर इसके बाद उसकी दरिंदगी कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। बात है नवंबर 27, 1989 की, जब एवियांका फ्लाइट 203 टेक ऑफ करती है बोगोटा सिटी से 107 इनोसेंट पैसेंजर्स के साथ। उनमें से किसी को नहीं पता था कि फ्लाइट में बॉम्ब है जो पाब्लो ने लगवाया है। क्यों? जस्ट एक पॉलिटिशियन जिसने पाब्लो को अपोज किया था उसको मारने के लिए, जो उस फ्लाइट में बैठा था। तो उसने सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए पूरे 110 इनोसेंट लोगों को मार दिया, जिसमें 107 पैसेंजर्स थे और 3 क्रू मेंबर्स। और ये अब बस एक क्राइम नहीं था, ये अब आतंकवाद बन चुका था। और सबसे खतरनाक पाब्लो के एम्पायर की ये थी कि उसके पास अपनी खुद की आर्मी थी असैसिन्स की, जिसे सिकारियोस कहते थे। और धीरे धीरे पाब्लो के ड्रग का आतंक यूएस में भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाब्लो 70 से 80 टन कोकेन यूएस में स्मगल करता था हर मंथ। इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने कोलंबियन गवर्नमेंट पर दबाव बनाना शुरू किया कि पाब्लो को हमें दो, क्योंकि ये हमारे देश में ड्रग्स स्मगल कर रहा है, इसलिए हमारा क्रिमिनल है। फिर 1991 में पाब्लो ने कोलंबियन गवर्नमेंट के सामने 2 कंडीशन पे सरेंडर किया। पहला कि कोलंबियन गवर्नमेंट उसे यूएस गवर्नमेंट को नहीं देगी, और दूसरा कि वो खुद अपनी प्राइवेट जेल में रहेगा। ला कैथीड्रल, अ प्राइवेट लग्जूरियस जेल, जिसे क्रिमिनल ने खुद बनाया था। पाब्लो ने ला कैथीड्रल नाम से एक प्राइवेट जेल बनवाया जो इतना लग्जूरियस था कि उसके अंदर प्राइवेट पूल थे, फुटबॉल स्टेडियम था, प्राइवेट जू था और इवन एक वाटरफॉल तक था। और इसी जेल के अंदर से ही उसने अपना ड्रग एम्पायर चालू रखा और यहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, क्योंकि फिर यूएस गवर्नमेंट और कोलंबियन गवर्नमेंट ने मिलकर एक मैन हंट स्टार्ट किया जो अब तक का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैन हंट बन गया। द मैन हंट ऑफ पाब्लो एस्कोबार, लार्जेस्ट मैन हंट एवर। तो 2 दिसंबर 1993 को कोलंबियन स्पेशल फोर्सेस ने यूएस की मदद से पाब्लो को मेदेलिन में उसके एक घर में ही पकड़ लिया। वो आए तो उसे अरेस्ट करने थे, बट सिचुएशन इतनी जल्दी एस्केलेट हुई और उसने जब अपने रूफ टॉप से भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उस पर गोली चला दी। एक गोली उसके कमर पे लगी, एक सर पे और एक पैर पर। और फिर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स वहाँ थे उन सब ने उसकी डेथ को सेलिब्रेट किया, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो, उनके हंसते हुए चेहरे। पर कोलंबिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जो पाब्लो की डेथ पर रोए थे। ये वही लोग थे जिनको पाब्लो ने घर बना के दिए थे, और इसीलिए पाब्लो के फ्यूनरल पे 25,000 से ज्यादा लोग आए थे, जिनके लिए वो एक मसीहा था, रॉबिन हुड था। तो क्या पाब्लो की ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। द लेजेंड दैट वोंट डाई। आज पाब्लो को मरे हुए 30 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी उसका चेहरा बेस्ट सेलिंग चेहरा है टी शर्ट्स और स्टिकर्स में मेदेलिन शहर में। टूर कंपनियां वहां हर साल हजारों लोगों को पाब्लो एस्कोबार से रिलेटेड जगहों पर घुमाती हैं। नेटफ्लिक्स ने तो उसके ऊपर कई सीरीज बना दी हैं और उसकी स्टोरी को आज एक ग्लोबल ऑब्सेशन बना दिया है। पर जानते हो यहाँ सबसे मजेदार बात क्या है कि कोलंबिया के लोगों में पाब्लो को लेकर कितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो अगर आप उन लोगों के पास जाओगे जिनके लिए उसने घर बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए और फुटबॉल स्टेडियम बनवाए, तो वो उसकी तारीफ करेंगे।
कहेंगे, उसको प्यार से पाब्लितो कहेंगे, जिसका मतलब होता है लिटिल पाब्लो या प्यारा छोटा पाब्लो। पर आप थोड़े रिच पार्ट ऑफ कोलंबिया में जाओगे तो वहाँ आपको कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी मिलेगी। उनके लिए पाब्लो एक टेररिस्ट था जिसने देश का नाम आतंकवाद और ड्रग्स से जुड़वा दिया। उनके लिए वो कोलंबिया पे आज भी एक कलंक के समान है, जिसने कोलंबिया को दुनिया में एक हंसी का पात्र बना के रख दिया है। इवन पाब्लो के खुद के बेटे जुआन पाब्लो ने पूरी जिंदगी निकाल दी अपने फादर की लेगेसी से दूर करने में। वो अपनी बुक्स में उन सभी विक्टिम्स के परिवार से माफ़ी मांगता है और अपने फादर द्वारा किए गए वॉयलेंस की कड़ी निंदा भी करता है। तो अब इस वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं। ये जितना भी हमने पाब्लो के बारे में डिस्कस किया, इससे क्या पता चलता है? क्या वो एक क्रिमिनल था या रॉबिन हुड? या ये क्वेश्चन ही पूरा गलत है? पाब्लो एस्कोबार की कहानी सिर्फ उसके बारे में नहीं है, ये उन सरकारों के बारे में भी है जो अपनी जनता के हितों को पूरा करने में फेल होती हैं, करप्शन की वजह से या किसी भी वजह से। इसलिए फिर उनकी जगह पाब्लो जैसे क्रिमिनल्स ले लेते हैं। तो यहाँ अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि अगर पाब्लो एक बीमारी है तो कोलंबियन गवर्नमेंट जैसी सरकारें उस बीमारी का कारण हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब एक देश की सरकार अपनी जनता को बेसिक सुविधाएं देने में सक्षम ना हो, जहां गरीबी और असमानता लोगों को गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करे, तो वहां हम कैसे तय कर सकते हैं कि अगला पाब्लो एस्कोबार जो भी होगा वो सच में जनता की चिंता करने वाला एक ईमानदार लीडर होगा, ना कि एक कोकेन ड्रग माफिया? सोचिए और अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप इस वीडियो के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं, जहाँ मैंने आर्टिकल्स के लिंक दे रखे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको हीरोज और विलन्स के बारे में सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।